हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर 3 जो कि है लेन देनों का अभिलेखन भाग 1, जिसमें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ने टोटल सिक्स टॉपिक्स, जिसमें कि जो हमारा पहला टॉपिक है वो हमने अपनी पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि है लेखांकन समीकरण, जिसमें कि हम लोग समझेंगे लेखांकन समीकरण होता क्या और इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि लेखांकन समीकरण कहते किसे हैं। तो देखिए, वह समीकरण जो व्यवसाय की सभी संपत्तियों व सभी दायित्वों में समानता प्रकट करता है उसे लेखांकन समीकरण कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यवसाय की समस्त संपत्तियों का योग उसके पूंजी तथा बाह्य दायित्वों के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग इस समीकरण से ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं। जैसे संपत्तियां इज इक्वल टू पूंजी प्लस दायित्व। संपत्तियां यानी कि एसेट्स, पूंजी कैपिटल और दायित्व यानी कि लायबिलिटीज। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब संपत्तियां, पूंजी और दायित्व होता क्या है, ये इसका डिटेल हम जो है वो आपको फर्स्ट चैप्टर में ही समझा चुके हैं। यहाँ पे हम आपको नॉर्मल सा बता दे रहे हैं। संपत्ति क्या होती है? ऐसी कोई भी वस्तु जो कि व्यापार के संचालन में अपना सहयोग प्रदान कर रही है, वो संपत्ति होती है। फिर पूंजी किसे कहते हैं? तो जिस भी राशि से या फिर जिस भी वस्तु के साथ व्यापार प्रारंभ किया जा रहा है, वो राशि या वो वस्तु जो है वो व्यवसाय की पूंजी कहलाती है। दायित्व क्या होते हैं? ऐसी कोई भी राशि जिसको कि व्यवसाय यानी कि जो भी बिजनेस का ओनर है उसे दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करना है। कोई भी जैसे कर्ज हो गया, किसी भी प्रकार का, एक तरीके से आप समझिए कर्ज या जिम्मेदारी जिसका भुगतान जो है व्यवसाय के ओनर को करना है दूसरे व्यक्तियों को, वो क्या होता है? वो दायित्व कहलाता है। तो सिंपल सा लेखांकन समीकरण क्या बोल रहा है कि लेखांकन समीकरण कह रहा है कि व्यवसाय की संपत्ति जो होती है वो उस व्यवसाय की पूंजी और उसके जो भी दायित्व हैं उन दोनों के योग के बराबर होती है। ठीक है, सिंपल सा लेखांकन समीकरण का कहना इतना ही है कि हमेशा जो भी संपत्ति है वो व्यवसाय की पूंजी और दायित्व के बराबर मानी जाती है। यानी कि पूंजी और दायित्व का जो हम लोग जोड़ेंगे जो आएगा वही उतनी ही हमारी संपत्तियां भी होती हैं। ठीक है, इस जो हमारे ये समीकरण है, इस समीकरण के आधार पे दो नए समीकरण और बन जाते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे संपत्ति इज इक्वल टू पूंजी प्लस दायित्व है, तो अगर हमें दायित्व निकालना कि व्यवसाय के दायित्व कितने हैं तो संपत्ति में से हम लोग क्या करेंगे, पूंजी को माइनस कर देंगे। और अगर हमें पता लगाना है कि हमारे व्यवसाय की पूंजी कितनी है तो हम लोग संपत्ति में से क्या करेंगे, दायित्व को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसके बेस पे जो है वो कुछ क्वेश्चंस भी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और अगर हमें इस समीकरण को समझना है तो थोड़ा सा अगर हम लोग इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स अगर देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स, तो हम लोग को ये समीकरण ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो आइए एक एक करके इन सब से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल जो है हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि अगर मान लीजिए किसी भी व्यवसाय की पूंजी जो है वो 5 लाख रुपए है। ठीक है, और बाह्य दायित्व यानी कि जो भी व्यवसाय के दायित्व हैं वो है टोटल 2 लाख रुपए। तो हमसे पूछा कुल संपत्तियां व्यवसाय की कितनी होंगी। तो हमारे पास समीकरण क्या है, संपत्ति इज इक्वल टू क्या होता है, पूंजी प्लस बाह्य दायित्व या फिर दायित्व। तो हम लोग को संपत्तियां कुल कुल संपत्तियां निकालनी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पूंजी और दायित्व को जोड़ देंगे। हमारी पूंजी जो है वो है 5 लाख रुपए। ठीक है, और जो बाह्य दायित्व है वो है टोटल 2 लाख रुपए। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो इस हिसाब से हमारी संपत्ति टोटल कितने की हो गई, 7 लाख रुपए की। ठीक है, देखिए कितना सिंपल सा था। ऐसे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में मेनली पूछ लिए जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, इसलिए आपको ये समझना जरूरी है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे व्यवसाय के पास कुल संपत्तियां जो हैं वो है 2,20,000 की, उसकी जो पूंजी है व्यवसाय की वो है 1.5 लाख की। तो हमें दायित्व बताना कि दायित्व आखिर में कितना होगा। तो अभी हमने जो है समीकरण देखा था कि अगर हमें दायित्व निकालना हो, दायित्व का पता लगाना हो तो क्या करेंगे, संपत्ति में से पूंजी को माइनस करेंगे। तो कुल संपत्ति कितने की है, 2,20,000 की। ठीक है, और पूंजी कितने की है, 1.5 लाख की। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 70,000 रुपये जो है वो आपका दायित्व का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। हमने अभी तक क्या निकाला, संपत्तियाँ निकाली और दायित्व निकाला। अब इसके आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है क्वेश्चन में कि देनदार जो हैं वो 25,000 के हैं।
लेनदार जो हैं वो 22,000 के हैं, फर्नीचर 82,000 और अन्य संपत्तियां जो हैं वो 2,15,000 की हैं। तो हमें ये बताना है कि पूंजी कितनी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो सबसे पहले आपको इसमें से छांटना है कि संपत्तियाँ कौन कौन सी हैं, दायित्व तो क्या है, तो उस हिसाब से हम लोग पूंजी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि नाम नहीं दिया है बाह्य दायित्व, तो यहाँ पे दायित्व अलग से। देनदार जो होती हैं हमारी क्या होती है, संपत्ति यानी कि एसेट्स होते हैं। ठीक, फर्नीचर क्या है, ये भी हमारी संपत्ति यानी कि एसेट्स है, और अन्य संपत्तियां तो हमारी संपत्ति है ही यानी कि ये भी एसेट्स है। लेनदार क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे दायित्व, तो इनका हमें बाद में पेमेंट करना होता है। तो लेनदार हमारी क्या हो गई, ये हो गई लायबिलिटीज़। और हमें क्या पता लगाना है, पूंजी यानी कि कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे पूंजी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, संपत्ति में से दायित्व को माइनस करते हैं। संपत्ति क्या क्या है, देनदार, फर्नीचर और ये अन्य संपत्ति। तो हम तीनों को पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। तो देनदार का 25,000, ठीक, प्लस फर्नीचर का 82,000, ठीक, फिर प्लस अन्य संपत्तियाँ 2,15,000। ये हो गई हमारी तीनों मिला के, ये तीनों संपत्तियाँ हो गई। अब इस संपत्ति में से माइनस क्या करेंगे, दायित्व। दायित्व हमारे क्या हैं, लेनदार, कितने के, 22,000 के। तो ये हो गया 22,000। ठीक, अब माइनस करेंगे। अब हमें क्या पता लगाना है, कैपिटल कितना आएगा। अब इसको, अब इन तीनों को हम लोग जोड़ लेते तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3,22,000। ठीक है, हो जाएगा 3,22,000, जिसमें से कि 22,000 का दायित्व माइनस कर देंगे, यानी कि 3,22,000 की संपत्ति में से 22,000 का जो दायित्व वो माइनस करेंगे। तो हमारी पूंजी कितने की हो जाएगी, 3,00,000 रुपए की। ठीक है, समझ में आया आपको। देखिए कितना सिंपल था। आपको सिंपल सा सबसे पहले क्या करना है, अगर ऐसे अलग अलग चीज़ें दी हैं तो आपको सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है पहले, कि संपत्तियां हमारी कौन कौन सी हैं, दायित्व हमारे क्या है, और पूंजी तो खैर समझ में आ ही जाएगा। तो उन सबको अलग अलग करके जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के हिसाब से हमें रखना है, और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास पूंजी है 1,50,000 की, और हानि यानी कि व्यवसाय को जो लॉस हुआ है वो हुआ है 3,000 का। लेनदार जो है वो है 20,000 के, और अदत्त व्यय जो है वो है 12,000 रुपये। हमें पता करना है कुल संपत्तियाँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़, दो चीज़ वैसे अलग देख सकते हैं। जैसे अदत्त व्यय, तो अदत्त व्यय आपको पता होना चाहिए कि ये एक लायबिलिटी, एक दायित्व होता है। ठीक है, तो अदत्त व्यय सिंपल सा होता क्या है, ऐसे व्यय जो कि हमें पेमेंट करना है बट अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया, एक तरीके से हमारे ऊपर उधार है पैसा, तो हमें उसको बाद में पेमेंट करना है। तो वो हो गया अदत्व, तो ये भी एक दायित्व है। तो हम लोग छाट ले, जैसे लेनदार क्या है, दायित्व यानी कि लायबिलिटीज़ हैं, अदत्व भी क्या है, दायित्व यानी कि लायबिलिटीज़ हैं, संपत्तियां यानी कि एसेट्स हमें पता करना है, पूंजी यहाँ पे कैपिटल दिया है। एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे हानि दी हुई 3,000। अब ये हानि का तो यहाँ पे कोई फॉर्मूले में कहीं पे भी जिक्र नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए, या फिर ये नॉर्मल सा हम लोग समझ सकते हैं। अगर आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें आपने जो भी पैसा लगाया है, तो हम लोग जैसे अगर बिज़नेस को लॉस होता है, हम लोग बोलते हैं कि यार 1,00,000 रुपये का लॉस हो गया, यानी कि 1,00,000 रुपये की आपकी जो पूंजी है वो कम हो गई। लॉस जो है वो, लॉस का भरपाई कहाँ से होता है, पूंजी में से ही ना होता है। तो लॉस का जो संबंध होता है वो होता है पूंजी से। अगर बिज़नेस को लॉस हो रहा है तो पूंजी कम होती है, बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है तो पूंजी क्या होती है, बढ़ती है। तो इस हानि को हम लोग कैपिटल से जोड़ के दिखाएंगे, यानी कि ये जो हानि है, क्योंकि हानि से पूंजी कम होता है तो कैपिटल में से हम लोग इस हानि को माइनस करके दिखाएंगे। ठीक है, अगर यही हानि की जगह पे लाभ रहेगा तो वो क्या होगा, कैपिटल में ऐड होगा, और अगर हानि है तो कैपिटल में से माइनस होगा। इतना हम लोग को समझ के चलना है। ठीक है, तो हमें एसेट्स पता करने हैं। कैपिटल हमारा दिया है 1,50,000 रुपये का। ठीक, और ये जो हानि है 3,000 की, ये कैपिटल में से हम लोग माइनस कर देंगे, तो -3,000। इसे हम लोग, ये हो गया हमारा कैपिटल का हिस्सा। प्लस करेंगे लायबिलिटीज़ में क्या क्या है, लेनदार हमारे हैं 20,000 के, प्लस अदत्त व्यय है 12,000 का। ठीक, ये हो गया लायबिलिटीज़ का हिस्सा। अब ऐड कर लेते हैं, तो 1,50,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो हमारी कैपिटल हो रही है 1,47,000 की, और हमारा जो लायबिलिटीज़ है वो 20,000 और 12,000 यानी कि 32,000 की लायबिलिटीज़ है। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 1,89,000।
1000 रुपये। ठीक, ये हमारा एसेट्स का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि हमारा एसेट्स कितना है, तो एसेट्स हमारा है 1,89,000 रुपये का। ठीक, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है, अगर हमारे क्वेश्चन में हानि दी है कैपिटल में से वो माइनस करके दिखाया जाएगा, अगर लाभ दिया है तो ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लास्ट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है कुल संपत्तियाँ जो हैं वो हैं 2.5 लाख की। ठीक है, पूंजी दिया है 70,000 का, अन्य दायित्व जो है वो है 1,90,000 के। हमें पता करके क्या बताना है कि हानि कितनी हुई है। ठीक है, तो अब हानि कैसे निकालेंगे, जैसा कि अभी आपने देखा कि वो कैपिटल में से माइनस होती है, तो हम लोग सेम यहाँ पे जो है अपना रूल फार्मूला रख के चलेंगे। देखिए, जैसे सबसे पहले एसेट दिया है तो कुल संपत्तियाँ 2,50,000 की दी हैं। ठीक है, तो 2,50,000 संपत्तियों का दिखा देंगे। कैपिटल पूंजी कितनी है, 70,000 की। अब क्योंकि हानि है तो हानि को कैपिटल के साथ दिखाते हैं, और कैसे दिखाते हैं, तो इसे हमेशा माइनस करके दिखाते हैं। तो 70,000 में से माइनस कर देंगे लॉस। अब हानि तो हमें पता करना है, तो इसे हम लोग यहाँ पे या तो आप लॉस लिख सकते हैं, या तो आप एक्स या वाई जो भी वैल्यू रखना चाहें नॉर्मली जानने के लिए वो रख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कैपिटल माइनस लॉस लिख दे रहे हैं, यानी कि 70,000 माइनस लॉस, ये हो गया। फिर प्लस अन्य दायित्व तो हमारे पास कितने के हैं, 1,90,000 के। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा मैथ तो हम लोग को नॉर्मली थोड़ा बहुत तो आता है। अब अगर इस लॉस को, ये माइनस में है, इसे अगर हम लोग इस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 70,000 जो पहले से कैपिटल, प्लस ये जो है 1,90,000 है। ठीक, और ये 2,50,000 इस साइड आएगा, तो यहाँ पे ये प्लस में है तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70,000 और ये 1,90,000, यानी कि 2,60,000 ये हो गया। इसमें से एसेट्स माइनस कर देंगे 2,50,000 का, तो हमारे पास ये जो 10,000 की वैल्यू आएगी ये हमारा क्या है, लॉस है। ठीक है, तो 10,000 हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक, तो सिंपल सा ऊपर वाला ही सेम क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें मैथ्स का ट्रिक आना चाहिए कि जब हम लोग राइट हैंड साइड के जो मद है उसको जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो भी सिंबल चेंज हो जाएगा, और इस तरीके से हम अपना आंसर ले आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो हमारा नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे, और जो 3 समीकरण हमने अभी देखे हैं उस पर हम लोग कैसे अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और लेखांकन समीकरण के बारे में जो बहुत बारीक चीज़ें हैं हमें जाननी ज़रूरी हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, कुछ नॉर्मल से चीज़ें जो कि शायद 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ ली जाएँ, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि लेखांकन समीकरण का कुछ अन्य नाम भी है, तो इसे हम लोग चिट्ठा समीकरण कहते हैं, या फिर तुलन पत्र समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, अन्य नाम जो है लेखांकन समीकरण का वो चिट्ठा समीकरण या तुलन पत्र समीकरण है। दूसरा है कि ये द्विपक्ष अवधारणा या फिर द्विपक्ष संकल्पना पर आधारित होती है, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में, नहीं सॉरी, सेकंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है द्विपक्ष अवधारणा, तो ये उस पर आधारित होती है कि दो पक्ष होते हैं हर लेन देन के, और उनका दोनों खातों में जो है वो लेखा करना अनिवार्य होता है। तो ये हो गई हमारी द्विपक्ष अवधारणा। और ये जो लेखांकन समीकरण है ये हमारी दोहरा लेखा प्रणाली का एक हिस्सा होता है। जो हमारी दोहरी लेखा प्रणाली है उसमें क्या बोला जाता है, जो भी मदें होती हैं उनको दोनों खातों में, दोनों साइड में दिखाया जाता है, एक को डेबिट एक को क्रेडिट करते हैं। तो उसी प्रणाली के आधार पर, उसी प्रणाली का एक ये हिस्सा है जो कि हमारा लेखांकन समीकरण है। क्योंकि दोहरी लेखा प्रणाली में भी जो दो पक्ष होते हैं उनके दोनों पक्ष का जो अमाउंट होता है, टोटल होता है, वो बराबर आना चाहिए। और लेखांकन समीकरण में भी क्या होता है कि संपत्तियां और दायित्व का टोटल जो है वो बराबर होना चाहिए। और लास्ट है कि जो लेखांकन समीकरण है वो उसी के आधार पे हम लोग चिट्ठा या तुलन पत्र को बनाते हैं, यानी कि जो बैलेंस शीट होता है। अब बैलेंस शीट क्या होता है ये भी हम लोग आगे समझेंगे। तो बैलेंस शीट जो होता है वो किसके आधार पे बनता है, तो वो चिट्ठा या सॉरी वो लेखांकन समीकरण के आधार पे बनता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कुछ अन्य चीज़ें थी जो कि जानना आपको अनिवार्य था। तो ये टॉपिक थोड़ा सा अगर हम लोग अच्छे से डिटेल से समझें तो ये लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोग अब इसके आगे का जो इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें अभी हम लोग को आगे पढ़नी है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बने रहिए हमारे चैनल पर।
तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।